Well, friends, good evening to all of you. And today in this video, we'll be discussing the important about the JIB. तो JIB की जो डेट्स हैं वो रीस्केड्यूल हो चुकी हैं, ऑलरेडी हैव बीन कन्वेड टू यू. एंड फर्दर अब यहाँ पर JIB में इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो करने का समय आ गया क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा नहीं बचा है. तो JIB, AFB, LRAB तीनों पेपर्स के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं किस तरह से तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है, क्या चीजें कवर करेंगे, क्या चीजें नहीं कवर करेंगे, कितना सिलेबस कवर करना है, स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से रह सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, उन सभी बातों के बारे में. फर्दर कहां से प्रिपरेशन करनी है, कितना टाइम लग जाएगा, तैयारी कैसे रहेगी, रिवीजन कैसे होगा, वो सब चीजें भी साथ के साथ डिस्कस करने वाले हैं. तो वीडियो में जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, वीडियो को जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, जो भी JIB की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स, उनके साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएं. एंड ऑडियो वीडियो क्वालिटी को यहां पर वेरीफाई कर दीजिए ताकि हम वीडियो को यहां पर स्टार्ट कर पाएं. And if you want to join us on our WhatsApp group, you need to WhatsApp us writing JAIB, mention your name along with it and WhatsApp it to the number 83609444207. We will be adding you to the appropriate group over there. तो काइंडली जल्दी से जल्दी ऑडियो वीडियो क्वालिटी को कंफर्म कर दीजिए. सो ऑडियो वीडियो क्वालिटी ओवर हियर सीम्स टू बी वर्किंग फाइन. So let us start the session now. It is related to some of the one-liners. So let us have a look at it. So DICGC deals with the deposit insurance and credit guarantee for small loans. Is it true or false? Is it true or false? So DICGC, Deposit Insurance Credit Guarantee Corporation, Deposit Insurance Credit Guarantee Corporation deals with the deposit insurance and credit guarantee for small loans. It is true or false? This is false. Kindly please do mention the question number along with it so that I could understand from the very next question. So the answer over here is false. And सबसे पहले जो आंसर यहाँ पर दिया है that is given by Shri Tiwari. That is given by Shri Tiwari. That is related to DICGC जो है वो यहाँ पर डिपॉजिट अकाउंट में इंश्योरेंस के बारे में बात करता है बट नॉट रिलेटेड टू द स्मॉल लोन्स. एंड व्हाट इज द अमाउंट जो इंश्योर्ड रहता है बाय द DICGC. DICGC के द्वारा कितना अमाउंट यहां पर इंश्योर किया गया है, यानी कि अगर XYZ बैंक में मेरा एक अकाउंट है, XYZ बैंक में मेरा एक अकाउंट है, तो यहां पर कितनी लिमिट तक मेरा जो बैलेंस है वो यहां पर गारंटीड रहेगा, उसमें गारंटीड यहां पर सिक्योरिटी रहेगी मेरे पास. अप टू विच बैलेंस? दैट इज ₹5 लाख. एंड सबसे पहले इशू ने यहां पर सही आंसर किया है, तो 5 लाख तक का जो बैलेंस है वो यहां पर मेरा क्या रहेगा, सिक्योर्ड रहेगा. एंड फर्दर अगर डिफरेंट कैपेसिटी है, लेट्स टेक द केस की एक अकाउंट यहां पर ए का बी के साथ है जिसमें ए फर्स्ट होल्डर है, एंड एक अकाउंट और है ज्वाइंट अकाउंट जिसमें बी फर्स्ट होल्डर है, एंड इसमें भी 7 लाख पड़ा है बैलेंस, एंड इसमें भी 7 लाख पड़ा है. तो टोटल यहां पर कितना अमाउंट के लिए गारंटी यहां पर रहेगी बाय द DICGC, एंड फर्दर टोटल यहां पर कितने अमाउंट के लिए गारंटी रहेगी बाय द DICGC. नाउ द क्वेश्चन ओवर हियर इट इज बेसिकली 1B. वी कैन से इट इज 1B. तो यहां पर एक अकाउंट जो है वो ए का ज्वाइंट है बी के साथ, एंड ए इज द फर्स्ट अकाउंट होल्डर, एंड दूसरा अकाउंट बी का ज्वाइंट है ए के साथ. अब है तो दोनों ही ज्वाइंट अकाउंट है. एंड फर्दर यहां पर कितना अमाउंट रहेगा, यहां पर कितना बेसिकली आप कह लीजिए अमाउंट जो है दैट वुड बी गारंटीड बाय द DICGC. तो यहां पर डिफरेंट कैपेसिटी के हिसाब से रहता है, यानी कि कैपेसिटी जो है यहां पर डिफरेंट कैपेसिटी है, यहां पर अकाउंट की डिफरेंट कैपेसिटी है. सो यहां पर भी 5 लाख की गारंटी रहेगी एंड यहां पर भी 5 लाख की गारंटी रहेगी. ठीक है, दैट इज बेसिकली रिलेटेड विद. एंड आल्सो इंडिविजुअली अगर ए का अकाउंट है XYZ बैंक में एंड फर्दर ए का अकाउंट है PQR बैंक में, तो हर एक बैंक के लिए 5-5 लाख की अकाउंट की यहां पर गारंटी रहेगी. इज दैट क्लियर? ये चीज यहां पर क्लियर है? ओके. Now let's move to the next one that says CRR is fixed by the Reserve Bank of India as per the provisions of the section 2042 of the BR Act. जो CRR है वो यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा फिक्स की जाती है as per the provisions of the section 42 of the Banking Regulation Act. True or false? Question number 2, is it true or false?
सो CRR जो है डेट इज फिक्स्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डेट इज ट्रू, बट इट इज नॉट फिक्स्ड बाय अंडर द सेक्शन 42 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. कौन से एक्ट में डिफाइंड है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट में डिफाइंड है. इसमें डिफाइंड है, CRR डिफाइंड है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट में. सो इट इज फॉल्स. इट इज फॉल्स. सो सबसे पहले जो सही आंसर दिया गया है डेट इज बाय मुनीराम. ठीक है, तो यहां पर जो डिफाइंड है डेट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 42 बट नॉट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बट रिलेटेड टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट. So it is false. Next it says banks aggregate exposure in capital market. Banks aggregate exposure in capital market should not exceed 40% of the net worth of the bank. Should not exceed the 40% of the net worth of the bank as on previous March. जो aggregate exposure है capital market का वो यहाँ पर 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. Is it true or false? देखिए एक्सपोजर क्या होता है. व्हाट इज एक्सपोजर? एक्सपोजर कैन बी इन टू डायमेंशंस. इट कैन बी फंड बेस्ड एक्सपोजर और इट कैन बी नॉन फंड बेस्ड एक्सपोजर. तो इनका एग्रीगेट एक्सपोजर जो है वेदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वेदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दैट शुड नॉट बी एक्सीडिंग 40%. व्हेन आई से फंड बेस्ड एक्सपोजर, नॉर्मली बात कर रहा हूँ, नॉट रिलेटेड टू कैपिटल मार्केट. तो जैसे मान लीजिए टर्म लोन दिया या सीसी लिमिट सैंक्शन की, ओवरड्राफ्ट सैंक्शन किया, दैट इज अ डायरेक्ट एक्सपोजर. That is direct exposure, that is fund based exposure, that is fund based exposure. Okay, and non fund fund based में कौन सी चीजें आ गई? जैसे कि बैंक गारंटी है. अब जिसमें एकदम से पैसा तो बैंक के द्वारा नहीं दिया गया, लेकिन फर्दर हो सकता है कि बैंक को देना पड़े क्रिस्टलाइजेशन के ऊपर. बैंक गारंटी हो गया, लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, ठीक है, या फिर बैंक एक्सेप्टेंसीज हो गया. तो इनमें सभी में क्या होता है? एक्सपोजर तो होता है, बट दैट इज नॉन फंड बेस्ड एक्सपोजर. That is non-fund based exposure. In case of term loan CCOD, the exposure is what? It is fund based exposure. It is fund based exposure in this particular case. Is that clear? Okay. तो यहां पर कैपिटल मार्केट में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपोजर जो बैंक का हो सकता है, दैट कैन बी 40%. दैट इज ट्रू. दैट इज अ ट्रू. तो यहां पर सबसे पहले जो आंसर दिया गया है, यहां पर सबसे पहले जो आंसर दिया गया है रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 3 over here, that is what? That is by the Jogendra Kumar. That is by the Jogendra Kumar. Okay. तो सिंपल सी चीज यहां पर देख करके चलिएगा. सिंपल सी चीज यहां पर आपको समझनी है. डेट इज रिलेटेड टू डायरेक्ट एक्सपोजर. क्या हो सकता है कैपिटल मार्केट में? जहां पर जो बैंक है वो डायरेक्टली कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में, शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है. एंड फर्दर सेकेंड वन इट कुड बी रिलेटेड टू, जहां पर सेकेंड वन इट कुड बी रिलेटेड टू व्हाट? इट कुड बी रिलेटेड टू कि जहां पर आपने कैपिटल मार्केट में लोन दिया, आपने किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेंडिंग की है शेयर्स परचेज करने के लिए किसी और बैंक के. इन दैट केस दैट वुड बी व्हाट? दैट वुड बी इनडायरेक्ट एक्सपोजर. उसके केस पे वहां पर क्या रहेगा? वो इनडायरेक्ट एक्सपोजर रहेगा. ठीक है, तो कैपिटल मार्केट का एक्सपोजर बेसिकली डायरेक्ट एक्सपोजर, एंड इनडायरेक्ट एक्सपोजर क्या होता है? दैट इज रिलेटेड टू कि अगर तो बैंक जो है वो खुद से यहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो यहां पर क्या हो गया आपका? वो यहां पर हो जाएगा आपका क्या? डायरेक्ट एक्सपोजर हो जाएगा. ठीक है, एंड फर्दर अगर बैंक ने किसी पर्सन को लेंडिंग की है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेज कैपिटल मार्केट में, वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट एक्सपोजर हो गया. क्योंकि अल्टीमेटली अगर इस पर्सन ने पैसा इन्वेस्ट किया तो बैंक ने तो इसी चीज को, जो यहां पर शेयर इसने परचेज की, उसी को सिक्योरिटी लेगा बैंक, उसी को यहां पर सिक्योरिटी लेगा ना बैंक. तो दैट वुड बी रिलेटेड टू दैट. So that would be related to that. Is that clear? ये चीज यहां पर क्लियर हो गई है? Kindly please do confirm the same. Okay. Next, it is related to the selective credit control directives. It is related to the selective credit control directives are issued by the Reserve Bank of India under section 31 and 35A of the Banking Regulation Act. Selective credit control directives issued by the Reserve Bank of India under section 21 and further 35A of the Banking Regulation Act. Is it true or false? Question number 4. सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल की जो डायरेक्टिव्स हैं वो यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दी जा सकती हैं अंडर सेक्शन 21 एंड 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट.
जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए इफ यू वांट कि मैं यहां पर कंटिन्यू रखूं वीडियो को। इफ यू वांट कि वीडियो को कंटिन्यू रखा जाए, काइंडली प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जरूर शेयर कीजिएगा वीडियो को, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम रीच बन सके। देखिए, मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 21 के तहत, अंडर सेक्शन 21 यहां पर सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल की गाइडेंस दी जा सकती हैं। एंड आल्सो अंडर सेक्शन 35A यहां पर बैंक, जो यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डेट इज एम्पावर्ड कि वो यहां पर गाइडलाइंस दे सकता है। वो लोन के रिलेटेड गाइडलाइंस भी हो सकती हैं, ठीक है। तो दैट इज ए ट्रू, सो दैट इज ए ट्रू। सो क्वेश्चन नंबर 4 ओवर हियर, आंसर ओवर हियर इट इज ए ट्रू। सो पहले, सबसे पहले जो आंसर दिया गया है दैट इज बाय श्री तिवारी, that is given by Shri Tiwari, that is answer is true over here. Next question, it is related to banks cannot hold shares in a company more than 30% of its paid up capital plus reserves, or 30% of the paid up capital of the company, whichever is lower. Is it true or false? Is it true or false? Kindly please do answer at the earliest. तो यहाँ पर जो बैंक हैं वो यहाँ पर किसी कंपनी में शेयर होल्डिंग नहीं कर सकते हैं। वो यहाँ पर किसी कंपनी में शेयर होल्डिंग नहीं कर सकते हैं अपनी पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व्स के 30% से ज्यादा, या फिर जिस कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं उसकी पेड अप कैपिटल के 30% से ज्यादा, विच एवर इज लोअर। इज इट ट्रू और फॉल्स? तो ये चीज हमने रिस्ट्रिक्शन बढ़ी थी एज पर द सेक्शन 19 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। सो दैट इज ट्रू ओवर हियर, so that is true over here. तो यहां पर जो फिफ्थ वन है that one is true, and further यहां पर सबसे पहले आंसर जो दिया गया है that is by अमिया साहू. Next question, it says central government can issue instructions to Reserve Bank of India. सेंट्रल गवर्नमेंट जो है that can issue the instructions to Reserve Bank of India, is that true or false? तो रिसेंटली इसके रिलेटेड, रिसेंट ईयर्स में इसके रिलेटेड काफी ज्यादा हंगामा भी हुआ था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को गाइडलाइंस इशू कर सकती है क्या? क्या इंस्ट्रक्शंस इशू की जा सकती हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को? यस, दोज कैन बी इशूड, एंड अंडर सेक्शन 7 ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट जो गाइडलाइंस है वो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू की जा सकती हैं टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो क्वेश्चन नंबर 6 इट इज ट्रू, एंड सबसे पहले जो आंसर दिया गया है दैट इज बाय मुनीराम। नेक्स्ट इट सेज एज अ कवर टू इशू बैंक नोट्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेंटेन्स अ मिनिमम वैल्यू ऑफ द विच एसेट्स, बुलियन, फॉरेन सिक्योरिटीज एज पार्ट ऑफ द टोटल अप्रूव्ड एसेट्स। तो यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जब करेंसी नोट्स को, बैंक नोट्स को इशू करना रहता है तो वो हवा में इशू नहीं किए जाते। दोज आर इशूड बेस्ड अपॉन द सिक्योरिटी, वो यहां पर किसी ना किसी एसेट की सिक्योरिटी के बेस पर इशू किए जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो वो इशू किए जाते हैं किसकी बेस पर इशू किए जाते हैं? गोल्ड कॉइन्स। तो गोल्ड कॉइन्स के यहां पर इशू फॉर्म में इशू किए जाएंगे, या फिर वो बुलियन के केस में, या फिर फॉरेन सिक्योरिटीज के को एज अ सिक्योरिटी रखते हुए इशू किए जाएंगे। जो अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी है दैट इज 200 करोड़ रुपीज। तो कई पर्सन ने यहाँ पर 200 करोड़ रुपीज आंसर दिया है। आई विल मार्क इट एज ट्रू, बट राइट जो आंसर रहेगा, अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा, बिकॉज ऑप्शंस आर नॉट गिवन ओवर हियर, तो दैट मैं आई विल बी कंसिडरिंग बोथ द ऑप्शंस एज ट्रू, ठीक है। तो यहां पर सिक्योरिटीज का जो अमाउंट है दैट इज लिमिटेड टू 200, जो मिनिमम अमाउंट है दैट इज 200 करोड़ रुपीज, जो एसेट्स यहां पर मेंटेन करने पड़ेंगे बैंक्स को, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। लेकिन जो यहां पर पार्ट की बात करें दैट वुड बी बेसिकली गोल्ड की फॉर्म में, यहां पर गोल्ड, बुलियन, फॉरेन सिक्योरिटीज की फॉर्म में होगा। सो गोल्ड वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर, एंड तपन ने यहां पर सबसे पहले सही आंसर दिया है। सो ऑप्शन, सो क्वेश्चन नंबर 7 राइट आंसर इज गोल्ड। नेक्स्ट इट इज आरबीआई इज अ स्टेट और इंस्टीट्यूट, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट वन इट सेज नाबार्ड। क्वेश्चन 9 इट इज NABARD focuses on micro small enterprises financing. NABARD जो है वो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस की फाइनेंसिंग की तरफ ध्यान देता है। इज इट ट्रू और फॉल्स? क्वेश्चन 9 इट इज इट ट्रू और फॉल्स? तो NABARD जो है दैट इज बेसिकली फुल फॉर्म क्या है?
दैट इज फुल फॉर्म इज अ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नाम में ही एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। तो ये जो काम की बताया गया यहाँ पर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस से रिलेटेड, वो इसके द्वारा नहीं किया जाता। इट इज रिलेटेड विद द एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग। ओके, तो यहाँ पर डाटा स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज फॉल्स इन दिस पर्टिकुलर केस। एंड सबसे पहले जो आंसर दिया है दैट इज बाय द तान्या शर्मा, दैट इज गिवन बाय तान्या शर्मा। Next it says there are how many deputy governors in addition to one governor in case of Reserve Bank of India? There are how many deputy governors in addition to one governor? So the right answer over here is 4. There are 4 deputy governors in addition to one governor. In addition to one governor. Question 11 it says bank notes are issued by. There are 4 governors and सबसे पहले जो आंसर किया है that is by Shri Tiwari in the last question. And the next one it is related to bank notes are issued by, किनके द्वारा इशू किए जाते हैं? These are issued by Reserve Bank of India and Lincoln ने सबसे पहले आंसर किया है. Answer is given by Lincoln first of all. So bank notes are issued by Reserve Bank of India. Except rupee 1, definitely right. rupee 1 की जो यहाँ पर बैंक नोट्स हैं those are issued by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं उसके ऊपर. बट इन जनरल अगर आपसे पूछा जाएगा बैंक नोट्स आर इशूड बाय, तो विल से बाय गवर्नमेंट ऑफ बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. Next it says RBI controls money supply through bank rate. RBI controls money supply through bank rate. Is it true or false? Is it true or false? RBI जो है वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है थ्रू बैंक रेट. देखिए RBI मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है, डेट इज ट्रू, डेट इज डेफिनेटली ट्रू कि RBI यहां पर मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है. बट इफ इट इज इट सो दैट इट इज डन थ्रू बैंक रेट? क्या ऐसा बैंक रेट के थ्रू किया जाता है? दैट इज नॉट ट्रू. तो बैंक रेट के थ्रू नहीं होता है. बैंक यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास और बहुत से टूल्स हैं, रेपो, रिवर्स रेपो, ठीक है, SLR, CRR, OMO, LAF, जिनके थ्रू यहां पर मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है. तो द आंसर ओवर हियर इट इज फॉल्स. तो रिंकू मीना ने सबसे पहले सही आंसर दिया है, दैट इज रिलेटेड टू फॉल्स. सो दिस स्टेटमेंट ओवर हियर इज फॉल्स. नेक्स्ट इट सेज banks cannot allow advance against its own shares as per the Reserve Bank of India regulatory directives. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रेगुलेटरी डायरेक्टिव्स के तहत यहां पर क्या कहा गया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टिव्स हैं उनके तहत यहां पर कहा गया बैंक रेट जो है दैट इज बेसिकली यूज फॉर, यहां तो जो रीडिस्काउंटिंग की जाती है, जब तो रीडिस्काउंटिंग की जाती है या तो तब बैंक रेट का इस्तेमाल होता है, या फिर जब भी यहां पर पेनल्टी चार्ज की जाती है CRR SLR के शॉर्टफॉल के बेसिस के ऊपर, तब बैंक रेट का इस्तेमाल होता है. तो यहां पर मनी सप्लाई में इसका कोई भी लेन देन नहीं है. बैंक्स कैन नॉट अलाउ एडवांस अगेंस्ट इट्स ऑन शेयर्स एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्टिव्स. तो क्या ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्टिव्स के तहत है? तो क्या ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्टिव्स के तहत है या फिर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत है? बैंक्स कैन नॉट अलाउ एडवांस अगेंस्ट इट्स ऑन शेयर. सेक्शन 20 में ये रिस्ट्रिक्शन ऑलरेडी इंपोज की गई है यहां पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में. सेक्शन 20 जो है उसमें ऑलरेडी क्या है, रेगुलेशन इंपोज्ड है कि बैंक जो है वो यहां पर लेंडिंग नहीं कर सकते हैं, एडवांस नहीं दे सकते अपने शेयर्स के अगेंस्ट. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डायरेक्टिव हुआ या फिर एज पर एक्ट हुआ, दिस इज एज पर एक्ट. सो ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है यहां पर? फॉल्स हो जाती है कि बैंक्स अपने शेयर्स के अगेंस्ट लेंडिंग नहीं करेंगे. तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं है, ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में डिफाइंड है. दिस इज एज पर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. नेक्स्ट इट इज विद इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द बैंकिंग सुपरविजन इज कैरिड बाय. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया हुआ है, एक्चुअली एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया है
जो यहाँ पर बैंकिंग सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग करता है, जो यहाँ पर बैंकिंग सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग करता है, सो विद इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द बैंकिंग सुपरविजन इज कैरिड बाय द BFS। सो बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन जो है, जो बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन जो है वो यहाँ पर क्या करता है, वो यहाँ पर बैंकिंग सुपरविजन करता है। क्योंकि अभी हमने ये कवर नहीं किया है तो मैं आपको बता देता हूँ, बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन जो है BFS जो है वो यहाँ पर क्या करता है, वो यहाँ पर सुपरवाइज करता है बैंक्स को। एंड फर्दर यहाँ पर जो हमारे गवर्नर हैं दैट वुड बी द चेयरमैन, जो गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वो यहाँ पर चेयरमैन बनते हैं। एंड फर्दर जो डिप्टी गवर्नर, वन ऑफ द डिप्टी गवर्नर वुड बी द वाइस चेयरमैन, जो फुल टाइम वाइस चेयरमैन बनते हैं। एंड यहाँ पर बोर्ड, यहाँ पर जो पावर्स दी गई हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा, उन पावर्स को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए बैंक्स को सुपरवाइज करते हैं एंड इंस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, तो RBI एक्ट के तहत या फिर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो पावर दी गई है, एंड जो सेंट्रल बोर्ड यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो यहाँ पर जो दिशा निर्देश देगा, जो डायरेक्शंस देगा, उसके हिसाब से BFS अपना कामकाज करता है। एंड इनकी डिफरेंट कमेटीज होती हैं, सब कमेटीज होती हैं, एंड ये बाहर से भी पर्सनस को एम्प्लॉय कर सकते हैं फॉर दीज पर्पसेस। ओके, सो BFS वुड बी द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 14। Question number 15 it is, foreign currency rates are fixed by Reserve Bank of India in India. Foreign currency rates are fixed by Reserve Bank of India in India. तो फॉरेन करेंसी के जो रेट्स हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा तय किए जाते हैं। इज इट ट्रू और फॉल्स? इज इट ट्रू और फॉल्स? तो फॉरेन करेंसी के जो रेट्स हैं दोज आर फिक्स्ड बाय, दोज आर मार्केट ड्रिवन, दोज आर मार्केट ड्रिवन, नॉट फिक्स्ड बाय, नॉट रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो करेंसी रेट्स रेगुलेट नहीं होते हैं, दोज आर मार्केट ड्रिवन, जो मार्केट फोर्सेस हैं वो ड्राइव करती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 ओवर हियर, द राइट आंसर इज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय रिंकू मीना, दैट इज फॉल्स। सो आंसर क्वेश्चन नंबर 15 इट वुड बी फॉल्स। 16th it says, rate at which Reserve Bank of India rediscounts bills from commercial banks is called repo rate, is called repo rate। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिस रेट के ऊपर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिस रेट के ऊपर बिल्स को रीडिस्काउंट करती है फ्रॉम कमर्शियल बैंक, इज इट ट्रू और फॉल्स? क्या उसे रेपो रेट कहते हैं? इज इट सो? इट इज कॉल्ड रेपो रेट। इज इट ट्रू और फॉल्स? तो सबसे पहले जो आंसर दिया गया है दैट इज गिवन बाय तपन, दैट इज फॉल्स एंड दैट इज ट्रू। False is the right answer. It means false is not true. Basically, the question it says that the false would be right in this particular case. Okay. Okay, the rate at which the Reserve Bank of India rediscounts bills from the commercial bank. Now, that is basically what? That is related to what? Bank rate. I already told you, bank rate is used for two purposes only. One for rediscounting of the bills, and secondly for the penalty being charged on the shortfall of the CRR and SLR. Okay, that is the main purpose of the bank rate. Okay, and further, what is repo rate now? What is repo rate? Actually, what happens? Reserve Bank of India is there, and further, let us take the case of the bank A over here. Okay, now bank A is out of liquidity. There is liquidity mismatch, and further, it requires funds, but it is having surplus of the unencumbered securities. The bank is having the surplus securities. What does it mean? That it is having unencumbered securities and further it is having surplus securities. Now further there will be a repurchase agreement. There will be a repurchase agreement by the bank A to Reserve Bank of India. What will be that agreement? That I'll be placing, bank would be saying that I'll be placing the securities with you and you'll be providing me the funding facility, you'll be providing me the liquidity, but there is a repurchase agreement that definitely I will buy these securities at some particular price, at the determined price and some particular fixed date. Is that clear? That is basically related to what? That is related to the repurchase offer or repo. Now repo is basically related to what? That bank is getting the liquidity which was out of the liquidity. Bank is getting the liquidity on behalf of the surplus security that it is basically having. Okay, what it is possessing, and further based upon these securities, now these securities will be placed with the Reserve Bank of India. Reserve Bank of India would be having these securities, and further based upon these securities, Reserve Bank of India would be lending the amount to the person A, or bank A over here, and after some particular time,
when the debt is fixed, the bank will be repurchasing these securities. The securities so lent to the Reserve Bank of India would be basically purchased by the bank again. That is basically the repurchase offer or repurchase agreement. That is a repo. That is related to repo. And reverse repo is totally a different transaction where the Reserve Bank of India is having the access of the we can say the securities, and further the banks who are having the access of liquidity, they just they want to do on some amount out of it, amount of the extra liquidity if they are having. Okay, so that can be utilized in the form of the reverse repo. Okay, so that is related to the repo transaction. So in case of in the case of the question 16, it would be false. Next, it is related to स्ट्रक्चर ऑफ बैंक्स. नेक्स्ट इट इज रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ बैंक्स. तो आपको सिंपल सी चीज बता देता हूं. देखिए, एक तो बैंक्स यहां पर इंडिया में है जिनको किसी स्पेशल स्टैच्यू में किसी स्पेशल एक्ट के अंडर बनाया गया है. ठीक है, एक तो वो बैंक है. एंड दूसरे हमारे पास रहते हैं जिसमें या तो प्राइवेट बैंक शामिल रहेंगे, या फिर जो फॉरेन बैंक्स हैं वो शामिल रहेंगे, एंड थर्डली इट वुड बी रिलेटेड टू द कोऑपरेटिव बैंक्स. जो यहाँ तो सिंगल स्टेट बैंक्स होंगे या फिर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स होंगे, उनकी लेजिस्लेशन के रिलेटेड है. ओके, तो इनके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं. लेट अस हैव अ लुक एट इट नाउ. Now the structure of the banks is like that. The body corporate constituted under a special statute, जिनको स्पेशल स्टैच्यू के तहत बनाया गया. चाहे नेशनलाइज बैंक्स हैं जो कि यहाँ पर बैंकिंग कंपनीज एक्ट एक्विजिशन एंड ट्रांसफर अंडरटेकिंग 1970 एंड 1980 में जो यहाँ पर एक्विजिशन हुई थी, उनके हिसाब से जो नेशनलाइज बैंक किए गए थे, या फिर जैसे एसबीआई एंड इसके एसोसिएट बने थे एंड बाद में जो उसके एसोसिएट थे उनको तो बीच में मिला दिया गया था. एंड फर्दर रीजनल रूरल बैंक हो गए, जहां पर रीजनल रूरल बैंक को आरआरबी एक्ट के 1976 के तहत यहां पर बनाया गया था. ठीक है, तो ये स्पेशल स्टैच्यू के अंदर इनको बनाया गया. इन बैंक्स को स्पेशल स्टैच्यू के अंडर यहां पर बनाया गया है. एंड फर्दर आरआरबी के केस में देखें तो यहां पर कैपिटल का डिवीजन किस तरह से रहता है. 50% इज विद द सेंटर, 15% इज विद द स्टेट एंड 35% इज ऑफ द sponsoring bank itself. Is it with the sponsoring bank itself? Okay, and under the second category we are having the कंपनीज रजिस्टर्ड. तो यहां पर जो बैंक्स होंगे वो एज अ कंपनी, बैंकिंग कंपनी रजिस्टर्ड होते हैं. एंड फर्दर यहां पर ये करते हैं कि बैंकिंग कंपनी में रजिस्टर्ड होंगे, बट दीज आर द प्राइवेट बैंक्स. दिस इज रिलेटेड टू व्हाट? दिस इज रिलेटेड टू द प्राइवेट बैंक्स जो कि यहां पर किसी जो एज अ बैंकिंग कंपनी रजिस्टर्ड है. एंड फर्दर अगर कोई फॉरेन बैंक है, यानी कि जो बैंक्स नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, विच इज नॉट हेडक्वार्टर्ड इन इंडिया, एंड फर्दर विच आर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, दोज कैन आल्सो बेसिकली स्टार्ट द बैंकिंग बिजनेसेस इन इंडिया ना, जो कि यहां पर आरबीआई से लाइसेंस लेंगे फॉरेन बैंक्स एंड इंडिया में अपने बिजनेसेस को स्टार्ट करेंगे. तो फर्दर यहां पर वो बैंक्स भी अपने आप को कंपनीज एक्ट में यहां पर क्या करेंगे, रजिस्टर करवाएंगे. अब उनके ऊपर भी बैंकिंग रेगुलेशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो यहां पर डिफाइंड रहेंगे. एंड फर्दर उनको बैंकिंग रेगुलेशन के रूल्स के हिसाब से भी चलना पड़ेगा, एंड फर्दर कंपनीज एक्ट के रूल के हिसाब से भी चलना पड़ेगा. जहां कहीं पर दोनों जो हमारे एक्ट है, जो कंपनी एक्ट है, दैट इज इन लाइन विद द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, तो वहां पर तो दोनों एक्ट को माना जाएगा. जहां पर कंपनी एक्ट मेल नहीं खाता बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से, वहां पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है वो यहां पर सुपीरियर माना जाएगा. इज दैट क्लियर? ये चीज यहां पर क्लियर होगी है. थर्ड वन, इट इज रिलेटेड टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी थी लेकिन उसको अब एज अ बैंक रजिस्टर कर लिया गया. तो यहां पर ये सेंट्रल और स्टेट एनेक्टमेंट के अंडर हो सकती है, या तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो सकते हैं, यानी कि अगर कोऑपरेटिव बैंक जो है वो एक से ज्यादा स्टेट में काम कर रहा है, सो दैट वुड बी द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक. एंड फर्दर अगर वो सिंगल स्टेट में काम कर रहा है, दैट वुड बी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक. ओके, दैट वुड बी अंडर द स्टेट लेजिस्लेशन. ठीक है, सो इफ कोऑपरेटिव बैंक ट्रांसैक्ट बिजनेस इन मोर देन वन स्टेट, then in that particular case central act would be applied. तो उसके केस में क्या होगा, जो सेंट्रल एक्ट है वो यहां पर अप्लाई होगा. अगर एक ही यहां पर स्टेट में काम नहीं कर रहा है, यानी कि एक से ज्यादा स्टेट्स में काम कर रहा है, उसके केस में यहां पर जो सेंट्रल एक्ट है that will apply to it. And further अगर यहां पर if the cooperative bank is transacting the business in one state only, in that particular case only in one different only and only the state act will apply. ओके, एंड फर्दर अभी इनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दायरे में लेकर आया गया है कि यहां पर जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको भी यहां पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के दायरे में लेकर आया गया है. यानी कि अब बैंक की जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको भी यहां पर एज अ नॉर्मल बैंक्स जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना पड़ेगा. That is related to the structure of the banks. After that, it is related to the paid up capital, subscribed capital and the authorized capital. तो इसकी डेफिनेशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, इसके बारे में फर्दर नहीं करेंगे. तो मिनिमम जो यहां पर आपको यहां पर कवरेज चाहिए वो 4:2:1 चाहिए. किसके हिसाब से? ऑथराइज्ड कैपिटल रेशियो, सब्सक्राइब कैपिटल रेशियो, पेड अप कैपिटल. दैट मस्ट बी मिनिममली 4:2:1. दैट मस्ट बी मिनिममली 4:2:1.
एंड फर्दर इन इवेंट ऑफ रेजिंग एडिशनल कैपिटल, अगर यहां पर बैंक जो है एडिशनल कैपिटल रेज करता है, देखिए पहली बार जब आप कैपिटल इशू कर रहे हैं दैट इज थ्रू द आईपीओ, एंड जब सेकंड टाइम आप लेकर आते हैं दैट वुड बी थ्रू एफपीओ, ठीक है, तो आप एफपीओ लेकर आते हैं एंड फर्दर जब आप एडिशनल यहां पर लेकर आएंगे, कैपिटल लेकर आएंगे, तो वहां पर हो सकता है कि आपकी जो मिनिमम रेशो आपने मेंटेन करनी थी 4:2:1 के केस में, वो आपकी मेंटेन ना हो, तो उसके केस में आपको इन गाइडलाइंस के साथ विद इन 2 ईयर्स कंप्लाई करना पड़ेगा। उसके केस में आपको इस गाइडेंस के साथ विद इन 2 ईयर्स क्या करना पड़ेगा, कंप्लाई करना पड़ेगा। आफ्टर दैट इट इज रिलेटेड टू द सस्पेंशन ऑफ द बैंकिंग बिजनेस, दैट इज वाइंडिंग अप, दैट इज वाइंडिंग अप। तो यहां पर सेक्शन 36B से लेकर के 45 तक जब हम बात करते हैं A to X, दैट इज रिलेटेड टू द वाइंडिंग अप, रिलेटेड टू द मॉरेटोरियम। अब मॉरेटोरियम क्या होता है बेसिकली, अब देख लीजिए जैसे कि हमने XYZ बैंक का केस लेते हैं एंड फर्दर XYZ बैंक इज वर्किंग इन अ मैनर विच इज डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर, या फिर बैंकिंग पॉलिसी के खिलाफ है या फिर डिपॉजिटर्स के खिलाफ है, इट इज अगेंस्ट द डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट, ओके। इन दैट पर्टिकुलर केस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन अप्लाई टू द हाई कोर्ट, it can apply to the high court for the same कि moratorium लगा दिया जाए। now what it is basically related to moratorium, in moratorium different conditions, different restrictions are imposed on the bank itself, it could be related to that it cannot basically नया डिपॉजिट नहीं ले सकता ये, ठीक है, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, एडवांसेस के ऊपर हो सकती है, पेमेंट्स के रिलेटेड हो सकती है कि कोई भी यहां पर जो लाइबिलिटीज हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, उनको पे ऑफ नहीं किया जाएगा, दैट इज रिलेटेड टू मॉरेटोरियम। इन द केस ऑफ मॉरेटोरियम जो यहां पर एक स्कीम है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई जाती है एंड फर्दर इसका अप्रूवल लेना होता है एंड सैंक्शन के बाद ही वो स्कीम को अप्लाई किया जाएगा एंड फर्दर डिसाइड किया जाएगा कि बैंक कंटिन्यू करेगा या फिर इसे लिक्विडेट किया जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके तो मॉरेटोरियम प्लेस किया जा सकता है एंड फर्दर यहां पर मॉरेटोरियम प्लेस करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एप्लीकेशन दी जाएगी बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वॉलेंट्री भी यहां पर जो लिक्विडेशन है उसके लिए यहां पर बैंक अप्लाई कर सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसके केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अगर सर्टिफिकेट होगा कि ये अपनी करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ नहीं कर पा रहा है, सिर्फ और सिर्फ तभी उसी केस में यहां पर जो बैंक है वो यहां पर वॉलेंटरी यहां पर लिक्विडेशन के लिए हाई कोर्ट में अप्लाई कर पाएगा, अदरवाइज not. And further, Reserve Bank of India can also seek the central government's approval for 6 months moratorium. तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अप्रूवल लिया जा सकता है फॉर द 6 months moratorium, जहां पर रिस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन एंड अमलगमेशन का जो प्रोसेस है उसके बारे में बताया जाएगा कि इसको या तो अमलगमेट करना है यानी कि किसी और एंटिटी में मिला देना जो पावरफुल एंटिटी जो उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, या फिर इसी को और कैसे उभारना है, कैसे इस तरह से वर्किंग को इससे सही करना है उसके रिलेटेड होगा। वाइंडिंग अप की बात करते हैं तो 38 से 44 में हम यहां पर वाइंडिंग अप के बारे में बात करते हैं, जहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एम्पावर किया गया है कि वो हाई कोर्ट में वाइंड अप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वाइंडिंग अप मींस कि वी विल बी बेसिकली डूइंग व्हाट, वी विल बी लीडिंग इट टू द लिक्विडेशन ऑफ द बैंकिंग कंपनी। So if a banking company is working in a manner which is detrimental to the interest of the depositors policy or the banking policy, in that particular case if Reserve Bank of India finds it fit that it is appropriate so as to dissolve the undertaking, in that particular case it can apply to the high court for the same. तो यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो हाई कोर्ट के पास अप्लाई कर सकता है फॉर वाइंडिंग अप द कंपनी। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये लगता है कि जो यहां पर बैंक का जैसे काम का चल रहा है दैट इज डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द डिपोजिटर, तो यहां पर वाइंडिंग अप के लिए अप्लाई किया जा सकता है। अमलगमेशन जो है दैट इज एज पर द सेक्शन 44A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जहां पर अमलगमेशन के लिए अप्लाई किया जाएगा। अमलगमेशन के केस में क्या होता है कि जहां पर जो दो एंटिटीज हैं वो यहां पर अमलगमेट होना चाहती हैं, दो बैंक एंड डिफरेंट अमलगमेट होना चाहते हैं, दैट इज नॉट रिलेटेड टू कि वो यहां पर काम सही से नहीं कर रही है, ठीक है। अमलगमेशन उसके केस में है, मॉरेटोरियम वाइंडिंग अप उस केस में जहां पर कंपनी काम से, बैंकिंग कंपनी या बैंक जो है वो सही से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। इस केस में यहां पर अगर दोनों बैंक ये मानते हैं कि आपस में इन्होंने अमलगमेट होना है, उसके केस में क्या होंगे, ये डिसाइड करेंगे एंड फर्दर जनरल मीटिंग में वोटिंग करवाएंगे। वोटिंग करवाने के बाद एक यहां पर एक ड्राफ्ट जो है वो बनाया जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सामने पेश किया जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको गो थ्रू करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल हो सकता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने एंड पर अप्रूवल दे सकता है एंड फर्दर उसके बाद अमलगमेशन का जो प्रोसेस है उसके ऊपर यहां पर मोहर लग जाएगी। वैसे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास सफिशिएंट पावर्स हैं कि वो यहां पर अमलगमेशन के प्रोसेस को अप्रूव कर सकता है इफ एवरीथिंग फिट्स बेस्ट इन प्लेस, ओके, दैट इज रिलेटेड टू अमलगमेशन। अब यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड अगर उसके हम यहां पर इस फंक्शंस की बात करते हैं तो यहां पर हम डिफरेंट जो उसके सेक्शंस हैं उनके बारे में देखेंगे।
जो डिफरेंट सेक्शंस हैं उनके बारे में देखेंगे, बट दैट वी विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, बिकॉज अदरवाइज थोड़ा सा आउट ऑफ बीट हो जाएगा, क्योंकि उसमें मैं चाहता हूँ कि सभी के सभी सेक्शंस हम एक ही बार में कवर अप कर लें। ओके